इजराइल और हमास की जंग के शुरू होते ही आज पूरी दुनिया की तरह भारत भी दो ग्रुप में बढ़ चुका है। जहां एक हिस्सा हमास के साथ खड़ा है तो दूसरा हिस्सा पैलेस्टीन के साथ। यहां तक कि प्रो इजराइल इंडियन गवर्नमेंट भी आज हमें पैलेस्टीन के साथ खड़ी दिखती है। Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up. चलिए जानते हैं कि इस लैंड पर आखिर किसका राइट है और भारत की सरकार किसके पक्ष में है। दोस्तों, अगर आज की कंडीशन देखें तो ये है इजराइल और ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये है पैलेस्टीन देश और इसके बीच में बसा है जेरूसलम शहर, जो दुनिया भर के क्रिश्चियन, ज्यूज और मुस्लिम के लिए एक पवित्र जगह है। बट अनफॉर्चुनेटली इसी वजह से इतिहास में करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। यहाँ तक कि हिटलर के हाथों वर्ल्ड वॉर 2 में 60 लाख ज्यूज लोगों की हत्या के तार भी इसी जेरूसलम से जुड़े हैं और ये नरसंहार आज भी जारी है। दोस्तों, क्योंकि जितना पुराना जेरूसलम है उतनी ही पुरानी है ये लड़ाई। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं 2150 बीसी में, जब हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ। हजरत इब्राहिम यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि आज दुनिया भर के मुस्लिम, ज्यूज और क्रिश्चियन खुद को हजरत इब्राहिम के वंश का ही मानते हैं। दोस्तों, इतिहास की माने तो हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, इस्माइल जिनके वंश में आगे जाकर प्रॉफिट मोहम्मद आए और इस्लाम आगे बढ़ा, और आइसैक जिनके वंश में आगे जाकर यहूदा पैदा हुए जिससे यहूदी या ज्यूज धर्म आगे बढ़ा। और इन्हीं यहूदा के फॉलोअर्स इजिप्ट के इस इलाके के अर्ली सेटलर्स में से एक थे। बट याद रखें कि अब तक इजराइल नाम का कोई देश नहीं बना है और यहूदी लोग अभी तक इस पूरे इलाके में ट्राइबल सेटलमेंट में बसे हैं। और यहाँ शुरू होता है 2 धर्म की टक्कर की वजह से इजिप्ट के हाथों ज्यूज लोगों का पहला होलोकॉस्ट, जहाँ हजारों ज्यूज लोगों को मार दिया जाता है और मजबूरन जान बचाने के लिए वो लोग साउथ ईस्ट की तरफ भागते हैं। बट यहाँ कहानी में आता है एक मोड़, जब ज्यूज के लीडर हजरत मूसा को ज्यूज के भगवान यहावे के द्वारा भेजा गया एक मैसेंजर मिलता है जो उनको बताता है कि आपको भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान यहावे ने ज्यूज लोगों के लिए एक प्रॉमिस लैंड बनाया है जहां जाकर ज्यूस लोग अपना देश इजराइल बसाएंगे। इसी के साथ यहावे के द्वारा दिए गए 10 कमांड्स भी मैसेंजर हजरत मूसा को देते हैं। दोस्तों, ये 10 कमांड आगे जाकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, अपने मैसेंजर से मिले आदेश का ज्यूस लोग पालन करते हैं और इस हिस्से में 1047 बीसी के पास किंगडम ऑफ इजराइल बनाते हैं। ये था इस धरती पर बनने वाला पहला देश जिसकी राजधानी थी जेरूसलम। इसी किंगडम के किंग सोलोमन ने 957 बीसी में टेम्पल माउंट नाम का ये मंदिर बनाया था और मैसेंजर द्वारा दी गई 10 कमांड्स को लकड़ी की प्लेट पर लिखवाकर इसी मंदिर में प्लेस किया था। इसलिए ये टेम्पल माउंट का एरिया ज्यूस लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल भी है। बट किसी को नहीं पता था कि इसी टेम्पल माउंट की वजह से जीसस क्राइस्ट भी अपनी जान गंवाएंगे और 80 लाख ज्यूस भी। दोस्तों, 4 बीसी तक ज्यूस के लिए सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट यहाँ कहानी में फिर एक मोड़ आता है जब जेरूसलम के पास बेथलेहम नाम की एक जगह पर ज्यूस परिवार में जीसस का जन्म होता है। जीसस के चमत्कारों की वजह से ज्यूस लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप उनको फॉलो करने लगता है जिससे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावरफुल प्रीस्ट ज्यूस खासा नाराज थे। और हद तो तब हो गई जब इन्हीं फॉलोअर्स के साथ जीसस एक दिन टेम्पल माउंट में आ जाते हैं और ज्यूस धर्म को सुधारने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। टेम्पल माउंट के प्रीस्ट सहित कुछ पावरफुल लोग इसे धर्म का अपमान और राजद्रोह मानते हैं और सजा के तौर पर जीसस को क्रूसिफाइड कर देते हैं। अब इस घटना के बाद जहां ज्यूज या यहूदी धर्म 2 पार्ट में बढ़ चुका था, ज्यूज और क्रिश्चियन, वहीं जेरूसलम पर भी अब ये दोनों धर्म अपना दावा करने लगे थे, जिस वजह से इजराइल के इस इलाके में यहूदी और ईसाइयों के बीच दुश्मनी बढ़ने लगती है। और 70 एडी में यहूदियों का दूसरा होलोकॉस्ट शुरू होता है जब रोमन किंग टाइटस ने ईसाई धर्म को अपना लिया और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया जिससे यहूदी लोग भागकर यूरोप के कई इलाकों में छिप गए। अगले कुछ सालों तक रोमन ने यहाँ रूल किया और इजराइल के इस इलाके को एक नया नाम पैलेस्टीन दिया गया। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक ये पैलेस्टीन ईसाइयों का है, मुसलमानों का नहीं। अब इस कहानी में एक और मोड़ आता है 638 ईडी में जब जेरूसलम पर मुस्लिम खलीफा उमर का कब्जा हो जाता है। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस इस्लामिक रूलर ने दुनिया भर से आने वाले ज्यूज के लिए पैलेस्टीन के दरवाजे खोल दिए थे। बट जेरूसलम के टेम्पल माउंट में जाने की इजाजत अभी भी नहीं मिली थी और ज्यूस लोग केवल
टेम्पल माउंट के वेस्टर्न वॉल की ही पूजा कर सकते थे, जो सिलसिला आज भी जारी है। अब कुछ ज्यूस लोग तो उमर के बुलावे पर जेरूसलम में आकर बस गए, बट एक बड़े पैमाने पर ज्यूस अभी भी यूरोप में ही सेटल थे और अगले 1600 सालों तक बिना किसी खास संघर्ष के ऐसे ही रहे। बट कहानी में एक और मोड़ आता है 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। इजराइल पैलेस्टीन के इस एरिया में ओटोमन एम्पायर, जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, को हराकर ब्रिटिशर्स इस इलाके पे कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग, चाइना और अफ्रीका को देखते हुए आप ये तो समझ ही सकते हैं कि ब्रिटिशर्स अगर किसी इलाके पर कब्जा करके गए हैं और वहां युद्ध ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट इजराइल पैलेस्टीन की कहानी क्या है? दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतकर पैलेस्टीन से ओटोमन एम्पायर को हराकर ब्रिटिश गवर्नमेंट 1917 में एक डिक्लेरेशन करती है, जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इस घोषणा पत्र में लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ज्यूज लोगों के साथ सिंपैथी है और इसके लिए हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट पैलेस्टीन के अंदर ज्यूस लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाने के लिए वचनबद्ध है। दोस्तों, ये डिक्लेरेशन 1947 में हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली के उसी डिक्लेरेशन की तरह है, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिशर्स 1948 में भारत से चले जाएंगे, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बना हो या नहीं। अगर भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको आजादी दे दी जाएगी, नहीं तो पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। भारत में मौजूद 571 रियासतें जो मर्जी वो करें, उनको भारत से जुड़ने को कोई मजबूर नहीं करेगा। और जाते जाते भारत पाकिस्तान को बिना किसी लॉजिक के डिवाइड कर दिया, जिससे आज तक लाखों लोग मर चुके हैं। बेल्फोर डिक्लेरेशन भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें नेशनल होम ऑफ ज्यूज की तो बात की गई, बट एक देश बनाना है या नहीं, इस ओर कोई इशारा नहीं किया गया। ना ही जेरूसलम सिटी के बंटवारे को लेकर कोई जिक्र था, जिस वजह से पूरे यूरोप और पैलेस्टीन में बसे ज्यूस लोग बेहद कंफ्यूज थे। बट कहीं ना कहीं अपने प्रॉमिस लैंड पर जाने की खुशी भी थी, बट इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। कहानी में एक और आखिरी मोड़ आता है 1933 में, जब जर्मनी में हिटलर पावर में आता है और 1933 से लेकर 1945 तक रेशियल सुपीरियरिटी के आधार पर ज्यूस लोगों का तीसरा और सबसे बड़ा होलोकास्ट शुरू होता है, जिसमें हिटलर यूरोप में बसे 95 लाख ज्यूस में से 60 लाख ज्यूस को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें लाखों बच्चे और औरतें भी शामिल थे। बचे हुए ज्यूस या यहूदी लोगों के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी सिवाय उनके प्रॉमिस लैंड के, जो पौराणिक टेक्स्ट के हिसाब से उनके भगवान यहावे ने हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा को प्रॉमिस किया था, और जिसके लिए बेल्फोर डिक्लेरेशन के हिसाब से ब्रिटेन भी वचनबद्ध था। और इसीलिए 14 मई 1948 को लाखों लोगों ने उस टाइम पर इजराइल की तरफ रुख किया, जब यूएन की हेल्प से पैलेस्टीन के अंदर इजराइल देश बनता है। बट यहाँ दो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि एक टाइम पर ज्यूज के साथ खड़ा पैलेस्टीन आज दुश्मन क्यों है, और 1948 में इजराइल के बनने का विरोध करने वाला भारत आज प्रो इजराइल क्यों दिख रहा है। वी विल डिस्कस इट इन पार्ट 2। तब तक कमेंट करके आप ये जरूर बताइएगा कि इस जमीन पर आपको क्या लगता है, किसका हक बनता है। और पार्ट 2 के लिए वंडर वाई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।